Hello everyone, today we are going to start your new chapter, that is chapter 11, International Business. So first we start with the introduction. Countries all over the world are undergoing a fundamental shift in the way they produce and market various products and services. The national economies, which so far were pursuing the goal of self-reliance, are now becoming increasingly depend upon others for procuring as well as supplying various kinds of goods and services. Due to increased cross borders trade and investment, countries are no more isolated. राइट तो यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि हम अब क्या है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं दूसरी कंट्रीज़ पे, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है. एंड हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस भी हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी आर ऑल्सो डिपेंडिंग विद अदर्स, अदर कंपनीज़ और कंट्रीज़. सो इसकी वजह से जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो क्रॉस हो रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है दूसरी कंट्रीज़ में. एंड जो कंट्रीज़ आइसोलेटेड थे, मतलब अकेले थे, वो भी क्या है, अब ट्रेड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट, इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा था, दैट इज़ कंट्रीज़ के अंदर होने वाले ट्रेड्स, ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कंट्रीज़ के बाहर होने वाले ट्रेड्स के बारे में. तो फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन is known as domestic or national business. It is also referred to as internal business और home trade, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द कंट्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री इज़ नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस. तो हमारा जो ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो बाउंड्रीज़ के बाहर होता है कंट्री के, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस. So reasons for international business. The fundamental reason behind international business is that क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, इज़ दैट कंट्रीज़ कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग देम और डिफरेंसेस इन देयर प्रोडक्टिविटी लेवल्स. तो हमें इंटरनेशनल बिज़नेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज इतने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है. हर एक कंट्री में कहीं पे नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, और इसकी वजह से हमें उस नेचुरल रिसोर्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना पड़ता है. अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज डिफर अमंग नेशंस. जैसे कि लोग इंडिया में यहाँ पे ट्रेडिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर है, फिज़िकल लेबर है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. लोग अनएजुकेटेड हैं, एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको नॉर्मल लेबर जो वर्कर्स हैं वो आसानी से मिल जाते हैं बहुत ही चीप रेट में, इसलिए जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करती है. मोर ओवर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर अमंग नेशंस ड्यू टू वेरियस सोशो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है. तो सोशो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो उनका कॉस्ट पड़ता है, चाहे वो लेबर का हो चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट हो, वो डिफ़र करता है, ठीक है. और इसकी वजह से हमें इंटरनेशनल बिजनेस की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस दैट इज़ डोमेस्टिक बिजनेस, तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है नेशनैलिटी ऑफ बायर्स and sellers. Nationality of the key participate to the business deals differ between domestic and international business. In the case of domestic business, both the buyers and sellers are of the same country, ठीक है. अगर हम domestic की बात करें तो buyer और seller same country के होते हैं, लेकिन international business में buyer and sellers may be डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है. तो ये इसका मेन डिफरेंस है. नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स. डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनैलिटीज़ ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स सच एज एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स एंड अदर एंड जनरल पब्लिक who interact with business firms, while in the case of domestic business all such factors belong to one country, ठीक है. अगर हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, वहाँ के सप्लायर्स हो गए, ये सारे क्या हैं, एक ही कंट्री के हैं. लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में मे बी दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. थर्ड इज़ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स like labor and capital is generally less between countries than within a country, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे वाइल दीज फैक्टर्स ऑफ मूवमेंट कैन मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, तो यहाँ पे जो अगर डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे, वो मूव बहुत फ्रीली हो सकते हैं, ठीक है, और अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पे ये क्या है, इनकी मात्रा थोड़ा कम हो जाती है एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं आ जा सकते। फोर्थ इज़ कस्टमर heterogeneity across markets. Since buyers in international markets hail from different countries, they differ in their socio-cultural backgrounds, differences in their taste, fashion, language, beliefs, and customs, attitude, and product preference cause variation in not only their demand for different products and services, but also in variation in their communication patterns and purchase behavior. तो जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो उनकी जो डिमांड रहती है वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहती है, लेकिन अगर वही कंट्री दूसरे कंट्री मतलब इंडिया की कंट्री दूसरी कंट्री में जाके वही सामान बेचती है तो उनका जो डिमांड है, फैशन है, टेस्ट है, वो क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। Next is difference in business system and practices. The difference in business system and practice are considerably much more among countries than within a country. Countries differ from one another in terms of their socio-economic development, availability, cost and efficiency of economic infrastructure and market support services, and business customs and practices due to their socio-economic milieu and the historical coincidence. All such differences make it necessary for firms interested in entering into international markets to adapt their production, finance, human resource and marketing plans as per the conditions prevailing in the international market. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बिज़नेस का प्रैक्टिस है वो किस तरीके से बिज़नेस करता है वो भी मे बी क्या है, डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट्स में जितने बिजनेसेस होते हैं उनके काम करने का तरीका एक ही होता है, लेकिन अगर यही मार्केट बाहर जाके अपना बिज़नेस ओपन करता है तो उसका जो सिस्टम है, उसका वे है, उसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट्स में या डोमेस्टिक बिजनेस में हम एक ही टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम से फेस करते हैं, एक ही टाइप के रिस्क को फेस करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल बिजनेस में हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से अपने साथ साथ, अपनी कंट्री के साथ साथ जहां हम ट्रेडिंग कर रहे हैं जिस कंट्री के साथ, उनके साथ भी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करना पड़ रहा है और उतना ही हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ coupled with its socio-economic environment and political philosophy, each country evolves its own set of business laws and regulations, ठीक है। तो हर एक कंट्री का अपना एक लॉ होता है, रेगुलेशंस होता है और वो चाहता है कि वो हर कोई फॉलो करे, तो उसके हिसाब से भी डोमेस्टिक में एक ही टाइप का लॉ होता है, वो हर बिज़नेस फॉलो करती है, लेकिन अगर वही बिज़नेस बाहर ट्रेडिंग कर रही है तो उसे उस कंट्री के भी लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम रुपीज़ के साथ अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन अगर हम फॉरेन कर रहे हैं तो वहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। उनका जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो अलग होंगे, उनकी करेंसी अलग होती है जिसकी वजह से, ठीक है। So next is your scope of international business, that is first is merchandise exports and imports. Merchandise means goods that are tangible, that is those that can be seen and touched. When viewed from this perspective, it is clear that while merchandise exports means sending tangible goods abroad, merchandise imports means bringing tangible goods from the foreign country to one's own कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मर्चेंडाइज मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइज। तो यहाँ पे स्कोप क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, अगर हमारी कंट्री में किसी प्रोडक्ट की मात्रा कम है, शॉर्टेज है, तो हम फॉरेन कंट्री से उसे मंगा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं, और अगर किसी को हमारी कंट्री के कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो हम उसे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। अब ऐसे गुड्स जो कि इनटेंजिबल है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, हम उसके थ्रू अपने जो सर्विसेज हैं उसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। परमिटिंग अनदर पार्टी in a foreign country to produce and sell good under your trademark, patents and copyright in lieu of some fee is another way of entering into international business. तो यहाँ पे बोला गया है कि
आपने अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट के थ्रू आप परमिशन दे रहे हो दूसरी कंट्री को कि आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाओ, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. इट इज़ अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम. आप उसको एक लाइसेंस दे रहे हो. दैट पेप्सी एंड कोको कोला आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय लोकल बॉटलर्स इन फॉरेन कंट्रीज. ठीक है, उसको हम लाइसेंसिंग बोलते हैं. फ्रेंचाइजिंग इज सिमिलर टू licensing, but it is a term used in connection with the provision of service. McDonald's, for instance, operate fast food restaurants the world over through its franchising system. तो यहाँ पे मैकडोनल्ड सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसको फ्रेंचाइजिंग बोलेंगे. और अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग. ठीक है. Next is your foreign investment. Foreign investment is another important form of international business. Foreign investment involves investment of funds abroad in exchange for financial return. तो आपने सुना होगा that is foreign investment. तो यहाँ पे कोई foreign country हमारे इंडिया में आके invest करती है, that is उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. की फॉरेन कंट्री हमारे इंडिया में आके अगर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करती है, that is called foreign investment. Next, if we talk about benefits of international business, तो first है आपका benefits to countries. country के लिए क्या benefit है? first है earning of foreign exchange. International business helps a country to earn foreign exchange which it can later use for meeting its import and capital goods, technology, petroleum products and fertilizer, pharmaceutical products and a host of other consumer products which otherwise might not be available domestically. तो earning of foreign exchange की वजह से जो बिज़नेस है उसको या कंट्री को हेल्प मिलती है ताकि वो बाद में ये सारी चीज़ें जो भी टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसको इंपोर्ट करा सके, अपनी कंट्री में मंगवा सके. ठीक है, जो कि डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं होते हैं. सेकेंड इज़ मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. एज स्टेटेड अर्लियर, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल: प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर efficiently and trade the surplus production so generated with other countries to procure what they can produce more efficiently. When countries trade on this principle, they end up producing much more than what they can do when each of them attempts to produce all the goods and services on its own. If such an enhanced pool of goods and services is distributed equally amongst nations, it benefits all the trading nations. तो more efficient use of resources. अगर इंडिया में कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत मिनिमम यूज़ होता है या बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो यहाँ पे आके उसका मच मोर यूज़ करती है और एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है अदर कंट्रीज़ में, तो ये कहीं ना कहीं उस कंट्री के लिए भी बेनिफिट है. लाइक इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है, एज वेल एज़ जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए भी. थर्ड इज़ इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स. तो अगर फॉरेन कंट्रीज़ या हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारी कंट्री क्या है, ग्रोथ करेगी, एज वेल एज़ जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें भी क्या है, जॉब्स मिलेंगी. फोर्थ इज़ इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, हम इंजॉय कर सकेंगे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इफ़ वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स टू फर्म्स के लिए क्या बेनिफिट है, दैट इज़ प्रॉस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट्स. ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे हम डोमेस्टिक बिजनेस करते थे, अगर वहीं हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट्स क्या है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे. सेकेंड इज़ इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. हम अपने बिजनेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर्स तक जो भी प्रोडक्ट है या जो भी डिमांड है उसको पहुंचाने के लिए हम किसी भी प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचेगा. थर्ड इज़ प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ. बिजनेस फर्म्स फाइंड इट क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट स्टार्ट्स गेटिंग saturated in the domestic market. Such firms can considerably improve prospectus of their growth by plunging into overseas market. ठीक है, तो कुछ बिजनेसेस जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनका डोमेस्टिक मार्केट में एक तरीके से कम बिक नहीं रहा है या सेल नहीं हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस या ओवरसीज़ मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं या चांस ले सकते हैं. फोर्थ इज़ वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट.
When competition in the domestic market is very intense, internalization seems to be the only way to achieve significant growth. ठीक है, अगर डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है और आपको कुछ अलग करना है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट और अच्छा बिके, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में ले जा सकते हैं. फिफ्थ इज इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन्स. द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनीज इज एसेंशियल अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस पॉलिसीज और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम्स फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो, द नीड टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है बिजनेसमैन को. अगर कोई बिजनेस का मेन मोटिव है इंटरनेशनल बिजनेस में जाना, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ और कॉम्पिटिटिव को पीछे करने के लिए आप एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप अपने बिजनेस का विजन बहुत अच्छा रखें. नेक्स्ट इज़ योर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं. तो फर्स्ट है इम्पोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग. तो एक्सपोर्टिंग मतलब जो भी हम सामान भेजते हैं बाहर इंडिया से, और इम्पोर्टिंग मीन्स जो भी सामान इंडिया के अंदर आता है. ठीक है, इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ एंट्री, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ गेटिंग एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स. तो सबसे ईजी वे होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होते हैं. एंड सेकेंड इज एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग इज़ लेस इन्वॉल्विंग इन द सेंस दैट बिजनेस फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट दैट मच मनी एंड टाइम. ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें टाइम और मनी जब भी वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं. थर्ड इज़ एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़. एक्सपोर्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क इज़ निल. ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो रिस्क है वो निल रहता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके नुकसान हैं, सिंस द गुड्स फिजिकली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्विंग एडिशनल पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट. ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग क्योंकि मूव होता है, वो एक जगह से दूसरी कंट्री में जाता है और बहुत टाइम भी लगता है जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट होता है जो कि एक तरीके से क्या है, एक्सपेंसिव हो जाता है. एक्सपोर्टिंग इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन व्हेन इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन अ फॉरेन कंट्री. इन सच सिचुएशन फर्म हैव नो ऑल्टरेशन बट टू ऑप्ट फॉर अदर एंट्री मोड्स. ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग क्या है, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग, एक्सपोर्ट करते समय स्पेशली जो कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये मोड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का मोड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है एज़ कम्पेयर टू लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग. नेक्स्ट इज़ योर एक्सपोर्ट फर्म बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री. दे प्रोड्यूस इन द होम कंट्री एंड देन शिप द गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, एक्सेप्ट अ फ्यू विजिट्स मेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एक्सपोर्ट फर्म्स टू फॉरेन कंट्री टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. तो क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या कंपनी के ओनर्स हैं वो वहाँ उस कंट्री में नहीं जा पाते अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, जो कि क्या है, नुकसान है. नेक्स्ट मोड है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो ये क्या है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स सच एज ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और शू अपर to be used later for producing final products such as car and shoes, assembly of components into final products such as assembly of hard disk, motherboard, floppy disk, complete manufacture of the products such as garments. तो contract manufacturing होता है कि आप कुछ पार्ट्स जैसे कि कार के कुछ पार्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या बना रहे हो. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, किसी के भी कुछ पार्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ इंडिया में बन सकते हैं पार्ट्स, आप सिर्फ उसी को मैन्युफैक्चर कर रहे हो. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. इसके फ़ायदे हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग परमिट्स द इंटरनेशनल फर्म टू गेट द गुड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आपके इंडिया में जो भी अवेलेबल है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हो. सिंस देयर इज़ नो और लिटिल इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज़, आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ में. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो गिव्स एन एडवांटेज टू द इंटरनेशनल कंपनी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स. Yes. Since there is contract manufacturing also gives an advantage to the international company of getting products manufactured or assembled at lower cost, especially if the local producers happen to be situated in countries. ठीक है, तो इसकी वजह से इसका कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हेल्प करता है कि आप बनाओ और उसको असेंबल करो, मतलब एक जगह पे लेके आओ.
Next is local procedures in foreign countries also gain from contract manufacturing if they have any idle production capacities. Manufacturing jobs obtained on contract basis in a way provide a ready market for their products and ensures greater utilization of their production capacities. तो जो लोकल प्रोसीजर्स होते प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो गेन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की वजह से वो मिलते हैं, यूज़ हो सकते हैं लोकल प्रोड्यूसर्स भी। एक तरीके से उनको भी जॉब दे मिल सकती है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। द लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विथ इंटरनेशनल बिजनेस एंड अवेल इंसेंटिव्स। उनको भी मैन्युफैक्चरिंग जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं या वो इंटरनेशनल बिजनेसेस में जा सकते हैं। इनके नुकसान है, लोकल फर्म्स माइट नॉट एडहर टू प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। उन्हें मे बी पता ना हो कि किस टाइप से बनाना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, ठीक है, वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। सेकेंड इज़ लोकल मैन्युफैक्चरर इन द फॉरेन कंट्री लूजेज हिज कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो फॉरेन कंट्री है जिसने डिमांड रखी है, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर को। एंड थर्ड इज़ द लोकल फर्म प्रोड्यूसिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट फ्री टू सेल द कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट एज पर इट्स विल। इट हैज़ टू सेल द गुड्स टू द इंटरनेशनल कंपनी एट परमिट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, ठीक है। तो जो लोकल फर्म होते हैं वो किसी और को वो सामान बेच नहीं सकते हैं, उनका जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसी कंपनी को बेचेंगे और जितने प्राइस पे बोला गया है उसी प्राइस पे वो बेचेंगे। नेक्स्ट इज़ योर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ये मैंने अभी पिछले ही कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, ठीक है। लाइसेंसिंग क्या होता है कि जहाँ पे आपको लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप कंट्री में ये बना सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रेडमार्क वगैरह है वो मेरा होगा, ठीक है। एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, दैट इज़ जो कि लाइसेंसिंग से वेरी सिमिलर है, लेकिन वो सिर्फ दो वजह से अलग है। दैट इज़ वाइल द फॉर्मर इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स, द टर्म फ्रेंचाइजिंग अप्लाइज टू सर्विस बिजनेस। ये सिर्फ सर्विसेज के लिए दिया गया है। द अदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट फ्रेंचाइजिंग इज़ रिलेटिवली मोर stringent than licensing. Franchising usually sets strict rules and regulation as to how the franchises should operate while running their business. तो फ्रेंचाइजिंग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे। इसके फ़ायदे हैं, under the licensing or franchising system, it is the licensing franchisor who set up the business unit and invest his or own money in the business, ठीक है। तो जो भी सेटअप करता है इस टाइप का बिजनेस वो अपना मनी यूज़ करता है, ठीक है। वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सेकेंड इज सिंस नो और वेरी लिटिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर इज़ नॉट अ पार्टी टू द लॉसेज इफ़ एनी दे आर अकर टू फॉरेन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की या पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टाइप के बिजनेसेस को चलाने में। नेक्स्ट इज़ योर सिंस द बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री इज़ मैनेज बाय द लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी हु इज़ अ लोकल पर्सन, देयर आर लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस टेक ओवर और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ठीक है। तो क्योंकि लाइसेंसर क्या होते हैं, फ्रेंचाइजी क्या होते हैं, वहाँ के लोकल पर्सन होते हैं, इसलिए वो हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है। लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी बीइंग अ लोकल पर्सन हैज़ ग्रेटर मार्केट नॉलेज एंड कॉन्टैक्ट। इनको ज़्यादा नॉलेज होती है मार्केट की, कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं। एज़ पर द टर्म्स of the licensing franchising agreement, only the parties to the licensing franchising agreement are legally entitled to make use of the licensor copyright, patents and brand names in foreign countries. तो ये इन्हीं के हाथ में रहता है कि ये किन कंट्रीज़ को अपना ब्रांड नेम यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। इसके लिमिटेशंस हैं, व्हेन अ लाइसेंसी फ्रेंचाइजी बिकम्स स्किल्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ द licensed products, there is a danger that the license can start marking an identical product under slightly different brand name, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब किसी कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है इनका प्रोडक्ट बनाने में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लाइडली चेंज करके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें कुछ चेंज करके वो अपना नया प्रोडक्ट नाम दे सकते हैं। सेकेंड इज़ इफ़ नॉट मेंटेन प्रॉपरली, ट्रेड सीक्रेट्स कैन गेट डिवल्ज्ड टू अदर इन द फॉरेन मार्केट्स। अगर उनके लिए सेट रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं हुए या उसको यूज़ सही तरीके से नहीं किया गया तो वो उसका सीक्रेट या फ़ायदा उठा सकते हैं।
third is over time conflict often develop between the licensor and licensee over issues such as maintenance of accounts, payment of royalty and non adherence. तो मतलब जो लाइसेंस दे रहा है और जिसको लाइसेंस मिला है उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती हैं. Next is joint venture. So joint venture is a very common strategy for entering into foreign market. Joint venture already आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई इंडिया की कंपनी है और वो jointly उसका बिजनेस जो है वो jointly है, that is from the foreign country, उसको बोलते हैं हम joint venture. वो दोनों कंपनीज, एक इंडिया की है एक अमेरिका की है, दोनों एक कंपनी बनाते हैं जॉइंट होके, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेंचर. इसके एडवांटेजेस है, सिंस द लोकल पार्टनर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इक्विटी कैपिटल ऑफ सच अ वेंचर, द इंटरनेशनल फर्म फाइंड्स इट फाइनेंशियली. तो जो लोकल पार्टनर्स हैं या जो कंट्रीज़ है, दोनों अलग अलग कंट्रीज़, वहाँ पे उनको स्टेक होल्डर्स आसानी से मिल जाते हैं जो उनकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती है. सेकेंड इज़ जॉइंट वेंचर मेक it possible to execute large products requiring huge capital. जॉइंट वेंचर की वजह से बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है. द फॉरेन बिजनेस फर्म बेनिफिट्स फ्रॉम अ लोकल पार्टनर्स नॉलेज ऑफ द होस्ट कंट्रीज़. जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका, क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, तो दोनों को अपने मार्केट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में पता होता है. नेक्स्ट इज इन मैनी केसेस एंटरिंग इनटू अ फॉरेन मार्केट इज़ वेरी कॉस्टली एंड रिस्की. दिस कैन बी अवॉइडेड. अगर आप किसी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन अगर आप जॉइंट वेंचर के थ्रू करते हो तो आपका टाइम और कॉस्ट बचता है. इसके लिमिटेशंस हैं. फॉरेन फर्म्स एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर शेयर द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड सीक्रेट्स विद लोकल फर्म in foreign countries, thus always running the risk of such a technology and secret being disclosed to others. क्योंकि यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी और सीक्रेट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो नॉलेज है या सीक्रेट है उसका गलत फ़ायदा ना उठा पाए, वो हमेशा डर बना रहता है. द डुअल ओनरशिप में अरेंज में लीड टू कन्फ्लिक्ट. क्योंकि दो ओनर्स हैं, एक इंडिया का ओनर है एक अमेरिका का है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट राइज होता है. ठीक है. Last is your fully owned subsidiaries. This entry mode of international business is preferred by companies which want to exercise full control over their overseas operation. The parent company acquire full control over the foreign company by making 100% investment in its equity capital. ठीक है. fully owned subsidiaries मतलब जो इंडिया की कंपनी है वो अमेरिका की कंट्री को पूरी तरीके से ख़रीद लेती है, मतलब फुल कंट्रोल करती है, उसके पास 100% इन्वेस्टमेंट है उसके इक्विटी कैपिटल में. दैट इज़ कॉल्ड फुली ओन्ड सब्सिडरी. इसके फ़ायदे हैं, द पेरेंट फर्म इज़ एबल टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल कर सकता है वो फॉरेन कंट्री की कंपनी पे. एंड सेकेंड इज सिंस द पेरेंट कंपनी ऑन इट्स ओन लुक्स आफ्टर द इंटायर ऑपरेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडरी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट टेक्नोलॉजी और ट्रेड सीक्रेट टू अदर्स. क्योंकि वो पूरे तरीके से खुद हैंडल कर रहा है तो उसे टेक्नोलॉजी और ट्रेड सीक्रेट्स बताने की दूसरों को ज़रूरत नहीं है. लिमिटेशंस हैं, द पेरेंट कंपनी हैज़ टू मेक 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन सब्सिडरीज. दिस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज देयरफॉर नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज. क्योंकि उसने अपने 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और जो छोटे और मीडियम बिजनेसेस होते हैं वो नहीं कर सकते. सेकेंड इज सिंस द पेरेंट कंपनी owns 100% equity in the foreign company, it alone has to bear the entire losses. क्योंकि उसने 100% इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उसे सारे लॉसेस खुद ही कवर करने पड़ते हैं. Some countries are averse to setting up of 100% wholly owned subsidiaries by foreigners in their countries. This form of international business operation therefore becomes subject to higher political risk. क्योंकि उसने किसी फॉरेन कंट्री के 100% इन्वेस्टमेंट लिए हैं, किए हैं, जिसकी वजह से क्या है हायर पॉलिटिकल रिस्क भी उठा सकती है वो कंपनी. ठीक है बेटा. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन फ्रीली आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.